एक थे मियाँ खुशहाल, वालिदैन की इकलौती औलाद थे। बड़े लाड प्यार में परवरिश पाई। उनकी अम्मा हर वक्त उनको खाना खिलाने की फिक्र में लगी रहती थी। बेटा ये भी खा ले, बेटा वो भी खा ले, देख मैंने तेरे लिए अंडों का हलवा बनाया है, बादाम की खीर बनाई है, तो कभी आलू के पराठा बनाए हैं। अम्मा के इस लाड प्यार का नतीजा ये हवा कि मियाँ खुशहाल खुश खुराक भी हो गए। अम्मा को एहसास तब होता जब कहीं मेहमान जाती और खुशहाल मियाँ भी साथ होते। मेजबान जो भी नाश्ते का सामान प्लेटों में सजा के रखते, खुशहाल मियाँ उनके साथ पूरा इंसाफ करते। अम्मा लाख इशारों से मना करती, लेकिन खुशहाल मियाँ ऐसे मसरूफ की नज़र उठाने की फुर्सत नहीं। प्लेट ही ऐसी साफ करते कि मेजबान को दिलवाने की भी ज़रूरत ना पड़ती। जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी खुश खुराकी में भी इजाफा होता गया। 10-12 रोटियां और 1 किलो चावल और मीठा अलग उनकी एक वक्त की खुराक हुआ करती थी। नतीजा ये हवा कि जिस्मानी तौर पर भी खुशहाल नजर आने लगे। शादी से पहले ही टोंद निकला थी। अब्बा ने अपने असर रसूख से किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क लगवा दी था। अब इनके बस 2 ही काम थे, कुर्सी पर बैठकर कलम चलाना और खाना खाना। अब अम्मू को अपने लखत जिगर की शादी की फिक्र हुई। अपने गांव के एक खाते पीते घराने की सगड़सी लड़की देखकर रिश्ता पक्का कर दी। खूब धूमधाम से खुशहाल मियाँ की शादी हुई। दुल्हन ढेर सा जहीज लेकर आई। रिवाज के मुताबिक वलीमे के बाद दुल्हन के भाई आकर उसे मैके ले गए। अब खुशहाल मियाँ को चौथी के लिए ससुराल जाना था और बीवी को वापस लाना था। खुशहाल मियाँ ससुराल जाने को तैयार हुए तो अम्मा ने समझाया कि बेटा जरा हाथ रोक कर खाना, ससुराल में बेइज्जती ना हो। लोग ये ना कहीं कि कैसा भूखा नन्हा दामाद आया है कि खाने पर टूट पड़ता है। बात खुशहाल मियाँ की भी समझ में आ गई। ससुराल पहुँचे, बड़ी खातिर मदारात हुई। जाते ही नाश्ते का इत्मीनान हुआ, लेकिन खुशहाल मियाँ ने शर्मा हजबरी में थोड़ा सा खाकर हाथ रोक लिया। रात को चौथी की दावत थी। गर्मा गर्म पुलाव, जर्दा, मज़ेदार खबरमा, कीमा कबाब, कौफते, मना गोश्त, खीर वगैरह दौलहा मियाँ के सामने लगाए गए। लेकिन खुशहाल मियाँ को अम्मा की नसीहत याद आ गई। बमुश्किल हाथ रोका। 2-4 रोटियों और थोड़ी सी बिरयानी पर इक्तिफा किया। जी तो चाहता था कि पूरे डोनगे साफ कर जाएं, लेकिन दिल पर जबर करके उठ गए। ससुराल वालों पर धाक बैठ गई। दामाद जी तो बहुत कम खुराक हैं। खैर खाने के बाद खुशहाल मियाँ अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गए, लेकिन नींद कहाँ आती। सारी रात भूख के मारे करवटें बदलते गुजर गई। आखिर सब्र की इंतहा हो गई तो रात के पिछले दबे पांग बाहर निकले कि शायद कहीं कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। इत्तिफाक के बरामदे में छत से एक मटका लटक रहा था। खुशहाल मियाँ की जान में जान आई। मटका ऊंचा था। खुशहाल मियाँ ने पास पड़े हुए एक डंडे से मटके के तले में ज़रब लगाई। मटका फूट गया। इसमें शहद भरा हुआ था। खुशहाल मियाँ निशाने के नीचे मुंह खोलकर खड़े हो गए। कुछ शहद मुंह में गया, कुछ सर पर टपका, कुछ चेहरे पर लगा, कुछ कपड़ों पर गिरा। खुशहाल मियाँ दोनों हाथों का डोनगा बनाकर शहद पीने में मसरूफ थे कि इतने में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। खुशहाल मियाँ घबरा गए। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सामने ही स्टोर था जहाँ रुई रखी जाती थी। घबरा कर उसी में घुस गए। शहद में तौबे से ही लथपथ हो रहे थे, ऊपर से सारे बदन पर रुई चिपक गई। अच्छा खासा तंदुरुस्त दोनबा नजर आने लगे। खिड़की से झांक कर देखा, ससुर साहब उठ चुके थे। बरामदे में टोटा मटका देखा तो बिल्ली को बुरा भला कहते हुए सफाई करने बैठ गए। खुशहाल मियाँ के बाहर निकलने की कोई राह ना थी। थोड़ी देर में उजाला फैल गया। सास साले सालीन सभी जाग गए। अब तो स्टोर से बाहर निकलने के मौके ही खत्म हो गए। भूख के मारे अलग दम निकला जा रहा था।
इस हुलिये में बाहर निकल नहीं सकते थे। बाहर से आवाजें आ रही थीं। दामाद जी की तलाश हो रही थी। उसी दौरान सास साहिबा की आवाज आई जो उनकी बीवी से कह रही थी, बेटी तो इस स्टोर से थोड़ी सी रुई निकाला। ये सुनकर खुशहाल मीन के कान खड़े हुए, यानी कोई स्टोर में आने वाला था। तैयार होकर एक कोने में खड़े हो गए। जैसे ही उनकी बेगम ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, वो आगे बढ़कर जोर से बोले, चुप। उनकी दुल्हन टोकरी फेंक कर भागी। फूली हुई सांसों के साथ अम्मू से बोली, अम्मू सुन, इस स्टोर में भूत है। अम्मू बोली, चौहट बुरी हो गई, ब्याह हो गया, डरने की आदत नहीं गई। कोई भूत नहीं है, चल मैं देखती हूँ। जैसे ही सास साहिबा ने अंदर कदम रखा, रुई के जेर को हरकत हुई और आवाज आई, चुप। सास भी जूता दोपटा फेंक कर भागी। बेटों को आवाजें दी। बेटे बाजू पर हाथ फहराते हुए आए। देखी कौन भूत है, हमने बड़े बड़े भूतों को सीधा कर दी है। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, रुई के पहाड़ को हरकत हुई और चुप का नारा बुलंद हुआ। ससुर को बुलाया गया। वो खेतों को छोड़कर बेटों को नकमा कहते, लेकिन इन्हें भी चुप के आगे हथियार डालने पड़े। सारा मोहल्ला जमा हो गया। स्टोर के दरवाजे को बंद कर दी गया। बड़े बूढ़ों ने मशवरा दिया, मस्जिद के मौलवी साहब को बुला कर लाओ, वही इस भूत को भगाएंगे। ससुर साहब मौलवी साहब के पास गए और सारा वाकया बयान किया। मौलवी साहब बोले, हमारे आगे कोई भूत नहीं छिड़ सकता। मैं वो अमल बनूंगा कि भूत को भागते बिन पड़ेगा। तुम दौड़ कर बाजार से 1 किलो बर्फी और 1 अगरबत्ती का पैक लेकर पहुंचो, हम आ रहे ही। हसब हिदायत 1 किलो बर्फी और अगरबत्ती मंगाई गई। मौलवी साहब ने स्टूल के सामने अगरबत्तियां जलाई और फिर बैठकर पूरी बर्फी चिपकर गए। ऊपर से 1 गिलास ताज़ा दूध का पीकर डकार ली और हुम में अमल पढ़ते हुए स्टूल का दरवाजा खोलकर बोले, कौन है तू, सामने आ। एक रुई का पहाड़ आगे बढ़ा और आवाज आई, चुप। मौलवी साहब अपना रुमाल सर पे रखकर भागे। खुशहाल मीन के ससुराल वालों से बोले, ये चुप का भूत है, बड़ा तगड़ा है, आसानी से नहीं जाएगा। जब इसकी मर्जी होगी तभी जाएगा। तुम लोग ऐसा कर वस्तु का दरवाजा खुला रहने दो और मकान के पिछले हिस्से में चले जाओ। खबरदार अगले हिस्से में कदम भी नहीं रखना। जलाली भूत मालूम होता है, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सब मकान के पिछले हिस्से में चले गए। दोपहर हो गई थी। धूप तेज थी। गांव वाले भी घरों में जा घसे थे। मैदान साफ देखकर खुशहाल मियां बाहर निकले। स्टोर के पीछे जंगल था। जंगल में जाकर दम लिया। जंगल में साफ पानी का एक तालाब बह रहा था। वहाँ बैठकर कपड़े उतार कर धोए, खुद नहाए। पेड़ पर कपड़े सूख गए। कपड़े पहनकर इंसान की शक्ल में आए और ससुराल की तरफ चले। दरवाजा खटखटाया। ससुर साहब निकल कर आए। अरे दामाद जी, आप कहाँ चले गए थे? हम तो परेशान हो रहे थे। खुशहाल मियां बोले, मुझे सरकारी काम याद आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। आप सभी हम बंद होकर क्यों बैठे हैं? ससुर बोले, अरे दामाद जी क्या बताएं, हमारे स्टूल में तो चिपका भूत आ गया है, बड़ा तगड़ा है, मौलवी साहब से भी नहीं भागा। इन्हीं के कहने पर हमने अगला हिस्सा खाली कर दी है। खुशहाल मियां भूख से परेशान थे, जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। कहने लगे, भूत भूत क्या होता है? मैंने बड़े बड़े भूत भगा दिए हैं, चलिए मैं देखता हूँ। उनकी दुल्हन ने आँखों में आंसू भर कर कहा, सीनी जी, आपको हमारे सुहाग का वास्ता। अभी तो हमारे हाथों की निगाह भी नहीं छोटी है, आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? खुशहाल मियां बोले, अजी लानत भेजे, मेरे सामने कोई भूत नहीं टिक सकता। मैंने शहर में भूत भगाने की भी तालीम हासिल की है। सारा काफिला खुशहाल मियां की क़यादत में घर के अगले हिस्से की तरफ चला।
आगे आगे खुशहाल मियां अग्रम बिग्रम सिब्रम और काली कलकत्ता वाली तेरा वर न जाए फाली आवरण करते हुए और पीछे पीछे सास ससुर साले सालीन बीवी डरते कांपते स्टोर की तरफ चले। बाकी सब लोग तो जरा फासले पर ही रुक गए। खुशहाल मियां ने दरवाजे पर जोर से फूंका और दरवाजा खोलकर बाआवाज बुलंद बोले, तू जो कोई भी है खैरियत चाहता है तू फौरन 9-2-11 हो जा वरना हम अपने जादू के जोर से तुझे मुर्गा बना देंगे। खुशहाल मियां ये कहकर आस्टून में दाखिल हो गए। सबको बुलाया, सब डरते डरते अंदर आए। बूंद भाग चुका था। ससुराल वाले तो मारे अकीदत के खुशहाल मियां के हाथ पांव चूमने लगे। खुशहाल मियां का बुक से दम निकला जा रहा था। जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहते थे। कहने लगे, भूत को भगाने में बड़ी ताकत फर्ज होती है। मुझे बड़ी कमजोरी हो रही है, खाना लेकर आओ। फौरन दस्तरखान बिछा दिया गया। खुशहाल मियां 4-6 रोटियां खाकर बीवी से बोले, फौरन चलने के लिए तैयार हो जाओ, हमें अभी घर के लिए रवाना होना है। जिस भूत को मैंने भगाया है वो मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरा बदला लेने के लिए कहीं तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। बीवी डर के मारे फौरन अपना सामान समेट कर चलने के लिए तैयार हो गई। सारे गांव ने खुशहाल मियां को अकीदत के साथ विदा किया। खुशहाल मियां ससुर से बोले, मेरी इस भूत से अब ठन गई है, अब मैं गांव में कदम भी नहीं रखूंगा, वरना मुमकिन है वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाए। आप लोगों को जब अपनी बेटी को बुलाना हो तो खुद ही आकर ले जाएगा और खुद ही पहुंचा भी जाएगा। मैं आपको किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता। इस तरह खुशहाल मियां ने दोबारा ससुराल आकर खुशखुराकी की वजह से किसी मुसीबत में पड़ने का बचाव भी कर डाला और बीवी को लेकर घर आ गए। अम्मा के लाडले अम्मा के हाथ का पका हुआ खाना खाने के लिए।